एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को लर्न करने की शुरुआत की थी। हम लोगों ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि टेंस एस्पेक्ट सिस्टम को इंग्लिश लैंग्वेज में किस प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए रखा गया है और टेंस कितने प्रकार का होता है। लेटर ऑन हम लोगों ने टाइम और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है और उन्हें हम लोग किसी भी सेंटेंस में जो कि टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के तहत लिखा गया हो, कैसे इन दोनों तथ्यों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन बातों पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया। अगर हम लोग जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को डिस्कस करने की शुरुआत की और हम लोगों ने सीखा पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आने वाले 3 प्रमुख तथ्य, जिन्हें हम लोग इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम और फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने ये भी जाना कि इन तीनों प्रकार के पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए कौन से प्रीपोजिशंस उपयोगी होते हैं और उन्हें हम लोग किस तरीके से अपने सेंटेंसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। आज का यह वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को ही लेकर के है और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में जो दो प्रमुख बातें शेष रह गई हैं, जिन्हें हम लोग पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं, उसे लेकर के है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होते हैं और उन्हें कैसे हम लोग सेंटेंसेस में यूज करते हैं या फिर कैसे उन्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इन सभी तथ्यों को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के आज का वीडियो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को। तो मित्रों, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग हिंदी में समय अंतराल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? समय अंतराल। समय अंतराल बोलने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास में 2 पॉइंट ऑफ टाइम होंगे, यानी 2 समय बिंदु होंगे और उन दोनों समय बिंदुओं में से एक समय बिंदु होगा इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम और एक समय बिंदु होगा फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। और दोनों के बीच का जो अंतर, यानी जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा या जो गैप होगा, उस गैप के द्वारा व्यक्त होने वाला जो टाइम होगा उसे हम लोग टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के किसी वाक्य में यूज करने वाले हैं। और इस प्रकार के टाइम को, यानी जो टाइम हमें ये बताता है कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का डिफरेंस है, ये टाइम, इस प्रकार के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम लोग कह सकते हैं, सिंपल से सटीक भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो डिफरेंस है उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे, या हिंदी में इसको समय अंतराल के नाम से जानते हैं। तो जो सबसे पहली बात आती है आपके समक्ष वो ये है कि हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर वो कहीं पर यूज हुआ है, और या फिर अगर हमें यूज करना है पीरियड ऑफ टाइम तो हम उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, यानी हमें किन प्रकार के प्रीपोजिशंस इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। तो जनरल से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में कुछ 2 फॉर्म इस तरीके से हो सकते हैं। हमारे पास में जो सबसे पहला फॉर्म हो सकता है वो इस तरीके का हो सकता है कि हमारे पास में एक प्रीपोजिशन लिखा होगा फ्रॉम और इसके बाद में हमारे पास में यहां पर होगा इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके बाद में हमारे पास में प्रीपोजिशन होगा टू और इसके बाद में हमारे पास लिखा होगा फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम, फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे पास में ये तैयार होकर के आता है कि हमारे पास में 2 समय बिंदु दिए गए हैं, जिनमें से एक इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम है और दूसरा फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम है। और इन दोनों के बीच का गैप बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 प्रीपोजिशंस एक साथ में काम पर लगाए हैं, जिनमें से एक के बाद में हमने लिखा इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरे के बाद में हम लोगों ने क्या लिखा? फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। और इस पूरे फ्रेजल स्ट्रक्चर को, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम लोग टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के वाक्य से जोड़ते हैं तो हम लोग उस टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के वाक्य के द्वारा व्यक्त होने वाले कार्य अथवा घटनाक्रम के संबंध में किसी पीरियड ऑफ टाइम को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आइए इन बातों को कुछ
सरल एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखने की कोशिश की, उसमें हमने आपके समक्ष लिखा रोहन वर्क्स हियर फ्रॉम 9 AM to 11 AM। इस पूरे सेंटेंस में हमने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिसके जरिए व्यक्त होने वाले कार्य का जो टाइम रेफरेंस होता है वो प्रेजेंट के टाइम में डेफिनिट नहीं होता है, इनडेफिनिट होता है, या फिर ये कह लीजिए कि अननोन होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या व्यक्त करने की कोशिश करी है, हम लोगों ने रोहन का एक वर्किंग शेड्यूल व्यक्त करने की कोशिश की है, एक समय सारणी व्यक्त करने की कोशिश की है जो कि वह दिन प्रतिदिन फॉलो करता है। अगर हमने यहाँ पे लिखा रोहन वर्क्स हियर, तो इसका मतलब हुआ रोहन यहाँ कार्य करता है। कब से लेकर के कब तक कार्य करता है ये बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर यूज किया है। और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास में क्या क्या बातें, हमारे पास में एक है इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा हमारे पास में फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम। और इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन है और फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए टू प्रीपोजिशन है। तो जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर आपके सामने लिखने की कोशिश की है, जस्ट उसी स्ट्रक्चर के जरिए हम लोगों ने एक एक्शन के साथ में एक पीरियड ऑफ टाइम को अटैच करने की कोशिश की है। और ये पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या बता रहा है, 9 बजे सुबह से लेकर के 11 बजे सुबह तक के समय के बीच का जो गैप है, उस टाइम को, उस समय को हम लोग रोहन वर्क्स हियर के द्वारा व्यक्त होने वाले कार्य के साथ में जोड़ करके यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने इसी तरीके से लिखता हूं। हमने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस, ही हैज बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस में केवल एक पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से यहां पर देखिएगा, लिखा हुआ रोहन हैज बीन रीडिंग बुक्स। रोहन हैज बीन रीडिंग बुक्स, इस पूरे सेंटेंस के जरिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार के कार्य को व्यक्त करने के लिए यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस प्रकार के कार्य को व्यक्त करने के लिए यूज होता है जो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ है और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद में जारी रहने वाला है, यानी वार्तालाप के समय तक उसे कंटिन्यूअस मोड में देखा गया और उसके बाद में भी उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर किसी एक्शन के कुछ पूर्ण होने वाले भाग को भी दर्शा रहे हैं और साथ ही में ये भी व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंटेंस के द्वारा व्यक्त होने वाला जो कार्य है वो अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है और साथ में हमने ये भी बताया कि इसका इतना भाग पूर्ण हो चुका है, तो अगर इतना भाग पूर्ण हो चुका है तो सिंस मॉर्निंग लिखने के बाद में कुछ ऐसी बातें हैं जो अंडरस्टूड है, और वो अंडरस्टूड बात मैं आपके सामने यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रोहन सवेरे से पढ़ रहा है और अब तक पढ़ रहा है, यानी अभी भी वो पढ़े जा रहा है। बात समझ में आई? तो यहां पर हम लोगों ने दो प्रीपोजिशंस यूज किए, एक सिंस और दूसरा हम लोगों ने टिल, और टिल के बाद में हम लोगों ने फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम बताया जहां पर हम लोग इस कार्य की ऑब्जर्वेशन को प्रस्तुत कर रहे हैं, और सिंस के बाद में हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम बताया जो कि पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के सापेक्ष में। तो चूंकि टिल के बाद में जो हमने सेंटेंस में लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, और जब कभी भी हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे मोमेंट ऑफ स्पीकिंग को नहीं लिखा जाता है। इसी वजह से हम लोग यहीं तक अपना सेंटेंस क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने दो वाक्य देखे और इनमें से एक वाक्य में इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम और फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम दोनों को दो प्रीपोजिशंस के जरिए व्यक्त करके पीरियड ऑफ टाइम को क्लियरली आपके सामने रख दिया गया था। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपके सामने लिखा हुआ था पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आप उसे केवल पॉइंट ऑफ टाइम के बेसिस पे कंसिडर कर रहे थे।
ठीक है, ये जो सिंस के बाद में लिखा हुआ पॉइंट ऑफ टाइम है, ये इस एक्शन के शुरू होने के संबंध में बात करता है, इस एक्शन के कंटिन्यूटी के संबंध में बात नहीं करता। जबकि किसी भी प्रोसेस को अगर इंटरमीडिएट स्टेज तक जाना है यानी कंटिन्यू होना है, तो जाहिर सी बात है केवल शुरू वाले पॉइंट ऑफ टाइम को बोल करके आप उस एक्शन को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ टाइम है जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ स्पीकिंग होने की वजह से नहीं व्यक्त कर रहे हैं, अन्यथा हम इसे क्या कर देते, व्यक्त कर देते। अगर यहाँ पर हम लोग किसी पास्ट के इवेंट की बात कर रहे होते तो हम लोग उसके शुरुआत के और आखिरी के दोनों पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने की कोशिश करते और उनके बीच का जो गैप होता वो कार्य के साथ में जुड़ जाता। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ टाइम है वो एक्चुअल में दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो गैप है उसी गैप को व्यक्त करने के लिए बना हुआ है। यानी दो समय बिंदुओं के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है समय का, उसी को हम लोग व्यक्त करने की कोशिश करते हैं और किसी कार्य के साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करने की कोशिश करनी है यानी पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करना है तो हमें दो प्रीपोजिशंस की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से एक के जरिए इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरे के जरिए फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैसा होता है और उसे व्यक्त करने के लिए कौन से प्रीपोजिशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, अब तक के वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोगों ने पीरियड ऑफ टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक तीसरे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के जो आखिरी पहलू है जिस पर हम लोग विचार करने वाले हैं, इसे हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समयावधि। समयावधि लिखने का मतलब हुआ समय की अवधि, यानी कितने समय के लिए कोई कार्य अगर चला पास्ट में तो कितने समय के लिए चला। अगर इस बात को हम व्यक्त करना चाहते हैं किसी भी टाइम एक्सप्रेशन के जरिए तो उसे हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के कुछ एक एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें फॉर 4 इयर्स, फॉर 4 इयर्स यानी 4 सालों के लिए, 4 वर्षों के लिए। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए। या फिर हम लोग इसे और भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। फॉर के अतिरिक्त अगर हम लोग कुछ और भी प्रीपोजिशंस लगाने की बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर, या फिर इन 4 वीक्स, 4 सप्ताह में। तो ये कुछ हमने आपके सामने ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखने की कोशिश की। अब इसके पहले जो पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया था और अब जो हम लिख रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने 2 समय बिंदुओं को 2 प्रीपोजिशंस के द्वारा जोड़ दिया था एक दूसरे के साथ में, और इन दोनों प्रीपोजिशंस का उद्देश्य क्या था? दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो टाइम गैप है उसे बताना। ठीक है, और अगर हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम लोगों ने कुछ शब्द लिखे हैं और इन शब्दों के जरिए हम लोग क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं? इन शब्दों के जरिए हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी समय की माप कितनी है। यहाँ पर हम लोग टाइम गैप को नहीं बता रहे, हम लोग यहाँ पर क्या बता रहे हैं? समय की माप एग्जैक्टली कितना है उसे हम लोग यूनिट्स में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इकाइयों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में वर्ष है इकाई, यहाँ पर हमारे पास में क्या है? घंटा है इकाई, यहाँ पर हमारे पास में सप्ताह है इकाई। तो हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर समय की माप एक इकाई के सापेक्ष में कितना गुना है। जैसे यहाँ पर एक सप्ताह का कितना गुना? 4 गुना। और कोई काम इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है या फिर होना है या फिर हुआ था। जैसे हम लोग इस तरीके से सेंटेंसेस लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस हम आपके सामने लिख रहे हैं इस तरीके से। हमने यहाँ पे लिखा ही हैज known me for 4 years. He has known me for 4 years.
इसका मतलब ये है कि वह मुझे 4 वर्षों के लिए जान चुका है, यानी वह मुझे 4 वर्षों से जानता है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक सेंटेंस आपके सामने लिखते हैं, दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नाच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर के बाद में क्या बताने की कोशिश की, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने की कोशिश की। यहाँ पर हम लोग वर्क की यानी कार्य की, एक्शन की कंटिन्यूटी भी व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में दोनों ही बातें हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम यानी कार्य कहाँ से शुरू हुआ, पास्ट के किस पॉइंट ऑफ टाइम से कार्य शुरू हुआ और अभी भी वो जारी है, इसे भी व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं दे हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस के बाद में जो मॉर्निंग हमने लिखा वो हमारा क्या हो गया, पास्ट का इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और अब तक वो नाच रहे हैं, इसी बात को व्यक्त करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे होते। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम और फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम दोनों को व्यक्त कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसके साथ में हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बता सकते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए हमारे पास में अलग प्रीपोजिशन होगा और इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हमारे पास में अलग प्रीपोजिशन होगा। बहरहाल हम लोगों ने इन दोनों सेंटेंसेस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने की कोशिश की। एक और सेंटेंस हम आपके सामने लिखने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा दे हैव completed the work in 2 hours। They have completed the work in 2 hours। इस सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हैं। अगर ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो अब हम उसके बारे में पास्ट में बातें कर सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं दे कंप्लीटेड द वर्क इन 2 hours, यानी उन लोगों ने कितने घंटे में कार्य पूर्ण किया, 2 घंटे में कार्य पूर्ण किया। तो 2 घंटा यहाँ पे क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जिसके अंतर्गत ये एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं। आप कह सकते हैं ही कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद इन सेकेंड्स। अगर हम लोग इस सेंटेंस की बात करें तो आपने ये सेंटेंस अमूमन लोगों को यूज करते हुए देखा होगा, सुना होगा। ही कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, यानी वह इन समस्याओं को हल कर सकता है विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में। विद इन सेकेंड्स बोलने का मतलब कुछ ही सेकेंड्स के अंदर में। ठीक है, तो विद इन के बाद में जो हमने यहाँ पे सेकेंड्स लिखा है, ये चीज हमारे पास में क्या है, ये चीज हमारे पास में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने की कोशिश कर रही है, जो कि इस एक्शन के साथ में जुड़ने के लिए तैयार है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के जरिए हम लोग क्या बताने की कोशिश करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के जरिए हम लोग एक समय की अवधि को बताने की कोशिश करते हैं जिसमें किसी कार्य को या तो पूर्ण किया गया है, या फिर वो पूर्ण होने वाला है, या फिर वो पूर्ण हो चुका है। और अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो उसके जरिए हम लोग 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो गैप ऑफ टाइम है उसे व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर को लेकर के और इस वीडियो लेक्चर को लेकर के, तो हम लोग टाइम को टेंस एस्पेक्ट सिस्टम के वाक्यों में 3 प्रमुख तरीके के एक्सप्रेशन के जरिए व्यक्त कर सकते हैं। या तो हम टाइम को इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम और फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या फिर हम लोग समय को पीरियड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी समय अंतराल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का डिफरेंस। या फिर हम लोग टाइम को ड्यूरेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी समय की अवधि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन तीनों बातों को हम लोग किस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, यानी किस टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में इसे आप यूज में ला सकते हैं और किस टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में आप यूज में नहीं ला सकते हैं,
इन सभी तथ्यों पर विचार विमर्श करना अभी शेष है और इन सभी बातों पर विचार विमर्श हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे इतनी ही बात करना चाहते थे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इस जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है टाइम के संबंध में, इस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को हम लोग कितने प्रकार के टेंस एस्पेक्ट सिस्टम में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कहां पर क्या बात करना उचित होगा और कहां पर कौन सा टाइम एक्सप्रेस करना अनुचित होगा, इन सभी तथ्यों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से अपनी लर्निंग को जारी रखिए और इंग्लिश लैंग्वेज की किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से अपनी लर्निंग को जारी रखिए। धन्यवाद।